नमस्कार, मैं संजीव चंदन। हमारे साथ कुछ खास लोग हैं, कुछ खास मेहमान, और बातचीत बहुत फॉर्मल नहीं करने जा रहे हैं। एकदम से इनफॉर्मल बातचीत है, एक चौपाल की बातचीत लेकर के हम लोग आए हैं। पिछले 1.5-2 घंटे से बातचीत हो ही रही है। कई सारे कंसर्न्स हैं देश दुनिया को लेकर के, समाज को लेकर के, और चलती हुई राजनीति को लेकर के, मोदी जी को लेकर के। मोदी जी को बहुत सारी चिंताएं हैं। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, मंगलसूत्र, कई जगह कई बातें अपने हिसाब से कर। कभी वो मुसलमानों की बात करते हैं और कभी कहते हैं कि यदि हमने हिंदू मुसलमान करना शुरू किया तो उस दिन सार्वजनिक जीवन से विदाई ले लूंगा। एक खास किस्म की एक ड्यूअलिटी उनके भाषणों में, जहां जैसा माहौल वैसी बातचीत कर। लेकिन हमारा कंसर्न चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है। ऐसे इंपैक्ट के खिलाफ संघर्ष करने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता या डाइवर्सिटी के भीतर की एक जो एकता होती है, हम इक्वालिटी के फॉर्म में उसको देखते हैं, समानता के फॉर्म में देखते हैं। उसके लिए काम करने वाले सुधींद्र कुलकर्णी साहब हमारे साथ। नाम से परिचित होंगे आप सब, और काम से भी परिचित होंगे। काम वैसे बैकग्राउंड, पहला बैकग्राउंड तो वामपंथ का रहा है, लेफ्ट का रहा है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे दौर तक, लगभग 2 दशक तक आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। एक और प्रसंग है कि वो 2004 वाली सरकार थी, 99 से 4 वाले अटल बिहारी वाजपेयी की, उसमें प्रधानमंत्री के ऑफिस में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी थे। लेकिन बाद में कंट्रोवर्सी, जिसको कंट्रोवर्सी कहते हैं, हम लोग सब कंट्रोवर्सी नहीं मानते। आजकल तो चक्कर ये है कि आप कोई अच्छी बात करेंगे तो विवादित हो, तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। वो ये थी कि आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी जिन्ना के मजार पाकिस्तान पहुंचे, तो उसमें एक थिंक टैंक के रूप में और उस पूरे योजना को कार्यान्वित करने के तौर पे सुधींद्र कुलकर्णी साहब को जाना जाता है। उसके बाद ये चीजें हुई, उसके बाद भी कंट्रोवर्सी हुई, और शिवसेना ने, महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में, आज पटना आए हुए हैं, तो वहां शिवसेना ने धमकी दी, और वो था पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद सूरी की किताब के लोकार्पण में जाओ। ये रहा है। आजकल सुधींद्र साहब राहुल गांधी में एक उम्मीद देखते हैं। एक तरफ उम्मीद है और दूसरी तरफ हमारा कंसर्न हिंदुस्तान, पाकिस्तान। हमारे साथ प्रेम कुमार मणि हैं। प्रेम कुमार मणि चिंतक, आलोचक, और एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये कि जदयू के एमएलसी रहे, जदयू के तो एमएलसी होते नहीं, विधायक रहे, विधान पार्षद रहे, और नीतीश कुमार के अभिन्न मित्रों में भी जाने जाते हैं। लेकिन ये सब कोई खासियत नहीं है। खासियत यह है कि समाज के बदलाव को लेकर के, इक्वालिटी को लेकर, इनकी कहानियों में कथाकार भी, तो हमने जो कहानियों का इनका संग्रह पढ़ा, तो एक जो सामाजिक लेयर है हायरार्की का, उसमें जो नीचे का समूह है, बहुजन समूह है, उसकी संवेदना को उसके भीतर से आकर के एक ऑर्गेनिक रूप में पहचानना, उसको व्यक्त करेगा। और ये भी चिंतित है, खास करके मणि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बैठकी में जब आज कुलकर्णी साहब आए हुए हैं तो कोई बात करते हैं, ये चिंता का विषय है, चिंता का विषय। अभी हाजीपुर हम लोग गए थे, और हाजीपुर में भी हमने दिखाया आपको कि कैसे आम जनता का कंसर्न है, संविधान, आरक्षण, कुछ पासवान और पासी समुदाय के लोगों के बीच में हम लोग बैठे। हमारे साथ हैं संतोष जी, इंजीनियर संतोष कुमार। इंजीनियर संतोष कुमार इन दिनों ऑफिशियली जदयू में, वैसे ऑफिशियली जदयू में है, समाजवादी विचारधारा से, और कंसर्न इनका भी सेक्युलरिज्म, समानता, और ये जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है उसके खिलाफ ही इनका भी कंसर्न, मुझे लगता है ऐसा होगा। पॉलिटिकली हो सकता है कि डिफरेंट भी करें बातचीत। तो आज की बातचीत तो बहुत इनफॉर्मल बातचीत। तो सुधीर सर, आप मोदी जी को तो सुन ही रहे होंगे। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में 16 साल पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया, और इन 16 सालों में 6 साल प्रधानमंत्री कार्यालय में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक निकट या निकटतम सहयोगी में से मैं काम किया। उस समय की भारतीय जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी, इसमें एक जमीन आसमान का फर्क है। और जो फर्क हम इस चुनाव के दौरान भी देख रहे हैं, क्योंकि आपने मोदी जी का उल्लेख किया
मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनका आदर करता हूँ। प्रधानमंत्री जो भी बनेगा वो पूरे देश का प्रधानमंत्री होगा, इसलिए प्रजातंत्र में उसका आदर होना ही चाहिए और मैं प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का आदर करता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री की जो एक गरिमा है, उस ऑफिस की एक जो डिग्निटी है, वो डिग्निटी आज उनके कैंपेन में दिख नहीं रहा। मुझे बहुत खेद के साथ ये कहना पड़ता है कि उनके पिछले एक महीना 1.5 महीने के आप चुनाव के दौरान उनके भाषण देखिए। समाज में हिंदू मुस्लिम विघटन करने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए वो हर तरह के रंगे अपना रहे हैं। मैं गुजरात में था 20 दिन पहले, बनासकांठा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, इनकी सरकार आई तो ये आपके पास यदि 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन लेंगे, आपके पास 4 कमरे का मकान है तो 2 कमरे छीन लेंगे और मुसलमानों को दे देंगे। इससे पहले इन्होंने कहा था कि ये मंगलसूत्र छीन लेंगे। और कल बाराबंकी में, तो प्रदेश के बाराबंकी में प्रचार सभा में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस की सरकार आई तो वो राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर पर ये बुलडोजर चलाएंगे। ये प्रधानमंत्री कैसे? और एक भाषण जिसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध इसलिए किया क्योंकि उनका रंग काला है। क्या इन्हें पार्लियामेंट्री चुनाव में राष्ट्रपति को भी घसीट लेना? यानी उनके लिए कोई भी सीमा नहीं है। बिल्कुल सर, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो है हम प्रधानमंत्री के तौर पे, मतलब हम जब करेंगे हिंदू मुस्लिम तो उस दिन इस्तीफा दे देंगे। अगले ही दिन उन्होंने ये कहा कि मैं कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता और जिस दिन करूंगा उस दिन मैं प्रधानमंत्री होने के लिए लायक नहीं होगा। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने कर दिया। और ये बाराबंकी का जो है वो अभी कल की बात है। तो मेरा सवाल ये है कि इस चुनाव में चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन के रूल्स देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पढ़िए। ये बिल्कुल इस प्रकार की धर्म का दुरुपयोग वोट लेने के लिए करना, ये बिल्कुल दंडनीय है। तो एक बात सर, मणि सर, वो नेहरू तो आपके प्रिय नेता हैं और ये राजनेता स्टेट्समैन तो वही, और वो आजकल कह रहे हैं कि इनको बड़ा डर है कांग्रेस वालों को कि यदि मैं तीसरी बार आ गया तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दूंगा और मैं नेहरू के बराबर, मोदी जी को नेहरू के बराबर ही कर रहे। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक स्टेट्समैन के बराबरी पे कभी मोदी जी के काम और विचार और बातचीत? अब देखिए, अब नेहरू कोई अपने दावा करता है कि मैं बुद्ध के बराबर हो जाऊंगा, कोई कहे कि लाओ त्से के बराबर हो जाऊंगा, नेहरू के बराबर। यार तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसके लिए टिप्पणी करना भी अजीब लगता है। कोई किसी की बराबर, हर आदमी की अपनी अपना व्यक्तित्व होता है और वह उसमें होता है। देखिए, एक चीज जो अभी जी कह रहे थे, वो मोदी जी ने तो हम रूप देखते हैं। मोदी जी को बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, मैं तब से जानने लगा हूँ कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनके कार्यकाल में वहां बड़ा दंगा एक हुआ, गुजरात का बड़ा एक बदनाम दंगा जो 2002 में हुआ। लेकिन दूसरे एक मोदी जो वहां एक राष्ट्रीय नेता के रूप में हुए, और उसमें मैं समझता हूँ कि 2 काम उन्होंने किया था। नजर थी, एक पर तो कलेक्टिवली निकल थी कि वह नारायण गुरु के आश्रम में पहली बार उसे संबोधित करने के वह केरल में गए। दूसरी बार बिहार में आए, मैं समझता हूँ अक्टूबर की कोई तारीख थी 2013 में, और उनका अभी भी भाषण मैं याद कर सकता हूँ कि उन्होंने कहा था कि क्या इस देश के हिंदू
और मुसलमान आपस में लड़ेंगे। और जनता से पूछते थे, कहा कि नहीं, हिंदू को गरीबी से लड़ना होगा, मुसलमान को गरीबी से लड़ना होगा, कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ना पसंद करेंगे। तो यह जो सवाल मोदी जी उठाते थे 13 में, कि या क्या हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ेंगे कि दोनों मिलकर गरीबी से लड़ेंगे, और एक राजनेता की तरफ। लेकिन आज वह जो कह रहे हैं, जिसकी चर्चा सुखबीर जी ने की, और मैं बार बार कहना नहीं चाहता हूँ, हिंदू मुसलमान करना इस तरह से वो अपनी गरिमा को एक राजनेता ऐसा नहीं कर सकता है। और ठीक ही कहा इन्होंने कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होगा, वह देश का प्रधानमंत्री। नेहरू जी को भी, नेहरू जी जिसकी बात कर रहे हैं, नेहरू जी अपनी पार्टी के एक नेता के चुनाव में प्रचार करने गए, वहां पता चला कि मैं दोषी करार दिया गया। अर्जुन सिंह के पिताजी से, नाम मैं भी बोल रहा हूँ, अर्जुन सिंह जो कांग्रेस नेता थे उनके पिताजी, और वहां उन्होंने कहा कि इन्हें आप वोट मत, ये दोषी आए हुए। यह बड़प्पन होना चाहिए, यह बड़प्पन होना चाहिए। और बार बार अटल जी कहते थे कि अटल जी ने कोई भाषण किया तो उसकी तारीफ की, तो अपने विरोधियों की भी तारीफ करने का माता होना चाहिए। राष्ट्रीय नेता ऐसे को राष्ट्रीय नेता। अगर आप लग रहा है क्योंकि सब मिलकर के भारत बना है, बिना जो लोकतंत्र कहते हैं, तो लोकतंत्र का मतलब सत्ता नहीं होता है, वहां प्रतिपक्ष भी होता है। और अगर पक्ष मजबूत नहीं है, प्रतिपक्ष जीवित नहीं है, तो आप फिर किस लोकतंत्र की बात करेंगे? या तो सर्वाधिकारवादी एक तंत्र चलेगा। और उस तरह से, इसलिए मुल्क के पास एक खतरा है कि हमारा मुल्क जा कहाँ रहा है। जब भारत की एक अपनी महान परंपरा रही है, और वो पुराने समय से या सिंधु घाटी की सभ्यता से हमने देखा है कि किस तरह से हमें भारत तो एक दिन में नहीं बना है। ऋषियों ने, मुनियों ने, विचारकों ने, कवियों ने मिल करके कहा। और आप जब कह रहे थे, जब भारत का नाम ही है भारत के नाम, वह भारत जो अपने आइडेंटिटी के लिए परेशान है, पिता का नाम नहीं मालूम, और वह किस तरह से संघर्ष किया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जब आप देखेंगे किस तरह से वह संघर्ष किया अपनी पहचान के लिए। हम देखते हैं कि जब भी भारत का, अभी बातचीत में सुखबीर जी बता रहे थे कि मूल चीज है कि हम अन्याय को, किसी समाज को एक सुंदर समाज में तब्दील नहीं कर सकते। और अगर अन्यायपूर्ण समाज को सुंदर समाज में नहीं तब्दील करेंगे तो हम सौंदर्य की क्या आयोजना कर सकते हैं? अन्याय से कैसे लड़े? हम हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, उत्तर का, दक्षिण का, वो हमको मिला करके जो हमारे जो वैविध्य है उसमें हम एकता के सूत्र कैसे बना सकते हैं। हमारे कवियों ने यही किया, ऋषियों मुनियों ने हमें यही सिखाया। हमें नेहरू का जो शब्द इंडिया पढ़ते हैं तो वह आप क्या और दूसरी रचनाओं में पढ़ते हैं, यही सिखाया है कि आप कैसे इन विविधताओं को एक सूत्र में पिरो सकते हैं और सौंदर्य का एक गुलदस्ता बना सकते हैं। गुलदस्ता, वो बाग एक रंग के फूल से भर जाए तो बाग सुंदर नहीं कर सकते, वो ऐसे नहीं होगा। तो सर ये आज मैं सुभाष पलसेकर का लेख पढ़ रहा था। नेहरू में तो एक विजन था, एक सपना था, इक्वालिटी वाला एक सपना था, एक सुंदर समाज जिसकी बात आप कर रहे थे। तो उन्होंने बड़ा अच्छा, सुभाष पलसेकर ने कहा कि बहुत ही डेलिबरेटली, और ये जो ड्युअलिटी है, कहीं कुछ बोलना कहीं कुछ बोलना, तो वो अपने अलग अलग मास को संबोधित कर रहे हैं। तो ये दूसरे शब्दों में कहें कि ये खास किसी का अवसरवाद, ये किसी राजनेता या किसी स्टेट्समैन का काम तो नहीं। ये एक तरफ देखिए आपने कहा नेहरू जी और मोदी जी में कितना अंतर है, कितना फर्क है। मैं एक उदाहरण लेना चाह रहा हूँ। अभी अभी आज तक और इंडिया टुडे के लोगों ने इंटरव्यू किया, और उस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये पूछा गया कि आपने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया, तो मोदी जी का उत्तर था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं किया क्योंकि मीडिया न्यूट्रल नहीं है। यानी मीडिया पर आरोप कर रहे हैं।
तो मीडिया में तो अलग अलग विचार के लोग होंगे, तो कुछ प्रश्न भी करेंगे, आलोचना भी करेंगे। और न्यूट्रल रहने तो उन्होंने नहीं दिया ना सर, मीडिया पे तो कितना मीडिया है, उसका नाम है गोदी मीडिया। तो इसीलिए वो सिर्फ उन लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं जो कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो एक हम मोदी जी की सोच, दूसरी तरफ आप जाइए नेहरू जी। नेहरू जी ने उनका एक बहुत कई बार उन्होंने कहा है कि वोल्टेयर जो फ्रेंच विचारक था, उनको हवाला देते हुए वो कहते थे कि आई मे नॉट एग्री विथ यू बट आई शैल फाइट टू द डेथ, यू आर राइट टू से इट। और वो डिबेट बात है। ये नेहरू जी की महानता थी। और नेहरू जी का जिन्होंने आलोचना की उन दिनों, उनके साथ अच्छा व्यवहार था। मैं अटल जी का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अटल जी में उस हद तक मैं नेहरू जी को देखता था, क्योंकि मैं अटल जी के साथ काम किया हूँ। ये किस्सा जो है मुझे रवीश कुमार ने बताया। रवीश कुमार 20 साल पहले इतना बड़ा नाम नहीं था, एनडीटीवी में तो मैं एक अटल जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अटल जी में नेहरू का कुछ स्वरूप देखा है। वही विशाल हृदय और अपने विरोधकों का भी सुनना। एक बार मुझे रवीश कुमार मिले, अभी 20 साल पहले ज्वाइन किया था उन्होंने। तो उन्होंने एक अटल जी के सरकार के बारे में एक कार्यक्रम किया, एक रिपोर्ट किया, और उस रिपोर्ट में किसी एक मुद्दे को लेकर उन्होंने सरकार की आलोचना की। तो उसके कुछ दिन के बाद एक कोई प्रोग्राम था जिसमें प्रधानमंत्री थे, पत्रकार थे, तो एक रवीश कुमार थे। तो रवीश कुमार खड़े हुए थे, अटल जी ने देखा और बुलाया। कांपने लगा, ये प्रधानमंत्री की मुझे क्यों बुला रहे हैं? मुझे लगा कि मैंने कोई रिपोर्ट की तो मुझे डांटने के लिए उन्होंने बुलाया होगा। तो जब रवीश कुमार पहुंचे तो अटल जी ने कहा, मैंने आपका रिपोर्ट देखा, बहुत अच्छा किया, इसी तरह हमारी गलतियों को आप दिखाते रहिए। ये अटल जी थे प्रधानमंत्री। आज क्या हो रहा है, जो कोई आलोचना करता है ऐसे चैनल को बंद कर देते हैं, ऐसे पत्रकार या जो भी है उनको जेल में भेजा जाता है। ये कहाँ का लोकतंत्र है? लेकिन ये कंफर्टेबल कैसे महसूस करते होंगे संतोष भाई? आप तो ज्यादा नजदीक सर नीतीश कुमार को जानते हैं, बिहार में बैठे हैं, तो हम लोग इस पर तो, और आप तो नीतीश जी को खुद ही आप चाहते थे कि नेहरू के फुटप्रिंट पे चले, तो कैसे कर पाते हो सर? पहले बात नहीं, बिल्कुल मैं तो मित्र के रूप में मैंने कहा था कि सुभाष नेहरू बनने की कोशिश की। सुभाष नेहरू का मतलब निम्न वर्गीय नेहरू वो बन सके, और वह वही मैं कह रहा हूँ जिसकी चर्चा भी सुब्रमण्यम जी ने की कि वो अटल जी में भी वो ठीक थे, इससे सहमत नहीं हुआ। तो भाजपा से या जो एक कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नेहरू थे। तो देखिए होता है क्या कि कंजर्वेटिव को आप उससे भी नीचे रूढ़िवादी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मोदी की दिक्कत है कंजर्वेटिव में अच्छी चीज है कि वो यथार्थवादी होते हैं, और वह एक जो परिवर्तन हो रहा है उसमें अलग से कोई क्रांतिकारी आयोजन नहीं कर सकता। चल रहा है समाज, लेकिन वो परिवर्तन को बाधित भी नहीं करते। वो जो बहुत परिवर्तन चल रहा है वो बाधित जो करते हैं उसको पीछे ले जाना चाहते हैं, और मूल्यवादी लोग जाते हैं। और वह दिक्कत मोदी जी के साथ है कि वह क्या कर रहे हैं, और जब भारत के लिए बहुत नुकसानदायक होगा या किसी भी समाज के लिए नुकसानदायक होगा, वह इंग्लैंड में जो कंजर्वेटिव पार्टी वहां ये आई है, वो कंजर्वेटिव पार्टी ने कुछ ऐसा ये नहीं किया कि बहुत बड़ा वहां बड़े निर्णय उन्होंने नहीं किए। जैसे मान लीजिए लेबर पार्टी आई तो उन्होंने बड़े बड़े
काम करके शिक्षा में स्वास्थ्य में एक भी जैसे किया था उससे काम नहीं कर सकते। कंजर्वेटिव लोगों ने नहीं किया, वो तो ये चर्चित थे तो उनका भी अपना है। आप जो आए हैं तो ये तो आप ले जा रहे हैं इस तरह से कि विरोधियों को हम तंग कर देंगे, ये मतलब लोकतंत्र की जो सामान्य जो उसके जो आचार संहिता है उसको क्या प्रबंध रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से मैं गांधी जी की जो चिंता है उसमें मैं शामिल होना चाहूंगा कि वह वहां रहे और उस दल को उन्होंने मजबूत किया, उसके दो बड़े नेताओं के साथ काम करने का इनको मौका मिला है। और ये जब आप आज इनकी जो हताशा या इनकी परेशानी है, इनके जो मुश्किलें हैं, वह उससे पता चलता है और ज्यादा गंभीरता से यह लोग देख पा रहे हैं कि कहाँ मोदी जी जा रहे हैं। मोदी जी भारत को क्या जनसंघ या भाजपा दोनों एक पार्टी ठीक है, वह समाजवादी नहीं है। वह अटल जी ने कहा भी था कि हमने गांधीवाद समाजवाद लाया था, तो कहा कि जो भारत के संविधान में चूंकि समाजवाद था तो हर दल को समाजवाद से अपना बनाना था, क्योंकि नियम था कि वह संविधान से उल्टा बनाने के लिए वह जरूरी था। लेकिन समाजवाद में जो समानता के तत्व है उसका मैं समर्थन करता हूँ और उसमें जो रूढ़िवादिता है उसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। तो इस तरह से वह अनेक चीजों पर वह उदार होते थे। और जब विदेश मंत्री थे तो उसका एक बार मैंने देखा है उनके भाषण में कि वो अपने ऑफिस में गए तो कहीं नेहरू की तस्वीर हटा दी गई थी, उन्होंने फिर उसको लगवाया ताकि नेहरू जी की तस्वीर लगाई थी। यह आदमी तो होना चाहिए, वह मोदी जी हो, नीतीश जी हो, कोई दूसरे जो हो, वह किसी में भी मैं कहता हूँ कि वह यह वार्ता अगर यह संभव वार्ता नहीं होगी तो हम दूसरों को कैसे समझेंगे, लोकतंत्र को कैसे मजबूत कर पाएंगे, कैसे काम कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोगों से पहले की पीढ़ी अब तमाम अपने अनुभवों के बाद इस चिंता में है कि ये जो रिजिम है जिस तरह से काम कर रहा है इसको जाना चाहिए, इसका विकल्प आना चाहिए। इस वक्त खासकर मेरा सवाल मेरा ये था कि नीतीश जी वो मुश्किल में क्यों डाले। भारत एक विराट देश है, बहुत बड़ा देश है, इसके अंदर बहुत सूबे हैं, बहुत इलाका है, बहुत सारी जातियां हैं। राजनीति का जो जरूरी चीज होता है, 75 साल में भारत में दो परंपरा, एक सगुन है और निर्गुण। निर्गुण परंपरा रही है संविधान, लेकिन सगुन रूप में आज उत्तर भारत को मैं देखता हूं तो आज राजभर किसके साथ। आज आप देखेंगे तमाम वंचित जातियां उत्तर प्रदेश में, उन किनके साथ। मैं बिहार आता हूँ, जीतन राम मांझी किनके साथ, चिराग पासवान किनके साथ, नीतीश कुमार किनके साथ। ये कोई इतफाक नहीं है। मुकेश सहनी भी कल तक मंत्री उन्होंने बनाया। जो एक सगुन निर्गुण विचार का एक सगुन प्रकटीकरण होता है। मैं मानता हूं वंशवाद उत्तर भारत और देश में एक बहुत विकट स्थिति उन्होंने पैदा किया है। जनतंत्र विरोधी होता है कोई भी वंशवाद, जो डायनेस्टी की राजनीति है, चाहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, जो तमाम सत्ता के शीर्ष पर कौन बैठ रहा, एक वंश के तमाम ये कुलीन लोग, उनके बोली भाषा रेडी तमाम बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बहुत अच्छे से बैठेंगे, बोलेंगे, कपड़ा अच्छा होगा। लेकिन जो सबाल्टर्न क्लास का जो लीडर होता है उसमें उत्तेजना, उसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है, संभावना, न्याय की भावना बहुत ज्यादा, सोफिस्टिकेटेड नहीं होता है। मैं नेहरू को मानता हूँ उस देश का, उस दौर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कंटेम्पररी थे राजनीतिक क्षेत्र में, स्वतंत्रता संग्राम से लोहिया भी आए। उन्होंने बहुत प्रचंड विरोध किया था नेहरू का कि ऐसा नेता भारत को नहीं चाहिए। नेहरू कहते थे कि ट्रेन जब चलने लगेगी साथ में हम लोग यात्रा करेंगे, जाति खत्म हो जाए। डॉक्टर लोहिया ने कहा था ये बचकानी समझ। तो आज नरेंद्र मोदी जो कुलीन तंत्र है उसको नहीं पच पा रहा है, उसके खाने का, बैठने का, वो करना है। ये चीज बिहार में भी हुआ था, लालू यादव को भी लोग नहीं पचाते। कोई नहीं कहता था कि पटना विश्वविद्यालय का छात्र नेता है, जब भी कहता था ये ही का बेटा है, जरेडी का बेटा है, ये है वो है। मुलायम सिंह यादव के साथ यही कहता था, वो इंग्लिश के टीचर थे, लेकिन कहता था पहलवान था। ये
कांसीराम के साथ डीआरडीओ में वो साइंटिस्ट थे, उनके साथ यही था। मायावती को कभी नहीं कहा कि वो शिक्षक थी और ये थी। ये एक माइंडसेट है और भारत बहुत बदल रहा है। वंचितों का जो आविर्भाव है, वंचितों का जो एसर्शन है, लेकिन उसका प्रकटीकरण इस देश के कुलीन विचार कुलीन लोगों के द्वारा नहीं संभव है। लेकिन ये मैं फ्रांस की क्रांति में भी नेपोलियन बोनापार्ट जब शहर आए थे तो तलवार के नोक पर उठाए और मुकुट पहनाने वाला। मैं उसको दूसरे संदर्भ में लेकिन उन्हीं वंचितों के बीच में डर दुनिया के अंदर ये होता है, संग्राम है। ये आज से मैं जब बचपन था तो लोग बहुत खराब लगता था, लोग कहते थे भैंस चराने वाला का बेटा जैसे, ये गाली था। अमूमन बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, मैं जिस समाज वहां के यादव के भी पढ़े लिखे लोग गाली देता था। कौन बन गया? आज समाज में चाय बेचने वाला गौरव से कहता मैं चाय बेचने वाला। तो मैं इसको समाजशास्त्री की नजर से देखना चाहता हूँ। इस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो कुलीन तंत्र है, जैसे अभी बात हो रही थी जिन्ना की, इतना पैलेस और तमाम उसके रहने का ढंग, खाने का, नेहरू का, उस समय में इलेक्ट्रिक रेजर यूज करते थे। मैं गया था आनंद भवन, देखा था। आज भी लोग, बड़े बड़े लोग इलेक्ट्रिक रेजर नहीं। ये आप जहाँ जा रहे हैं, मैं थोड़ा 1-2 मिनट में कंक्लूड करता हूँ। मैं नेहरू को दूसरी तरह से देखता हूँ। वो ऑक्सफोर्ड में पढ़े, बहुत बड़े लोग थे, लेकिन आप जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को देखेंगे, कर्पूरी ठाकुर को देखेंगे, चौधरी चरण सिंह को देखेंगे तो अलग दिखेंगे। जनरल कर्पूरी ठाकुर स्टेशन पर सो जाते थे, उनमें कोई कुलीनता नहीं थी, लेकिन कुलीन लोगों से ज्यादा काम गरीबों के लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया। उस जमाने में जो 67 के दौर में उन्होंने अंग्रेजी खत्म किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कहने पर कितनी गालियां उनको पड़ी, सारे कुलीन लोग ही गाली देते थे कि कर्पूरी इन्हें क्या क्या कर दिया। तो मैं इसको ऐसे समझता हूँ, ये तमाम कोई जरूरी नहीं कि कुलीन लोग जैसे सोचते हैं समझते हैं वही बात सच है। इस दुनिया में लेनिन हो, माओ हो। और दूसरा चीज, मैं बिहार में आता हूँ, नीतीश कुमार जी को लेनिन कहते थे कि मेरी पार्टी को देखो मैं कैसा समाज बनाना चाहता हूँ। आज बिहार में टिकट बंटवारा हुआ 16, आप देख लीजिए। नीतीश कुमार ने टिकट बंटवारे में 4 अति पिछड़ा, उसमें 2 यादव भी है, 1 मुसलमान भी है, 3 कुशवाहा भी है, 1 कुर्मी भी है, रविदास भी है। तमाम समाज उसमें दिख रहा है। आप राष्ट्रीय जनता दल का टिकट बंटवारा देख लीजिए, ये तो निर्गुण बात है। मैं सामाजिक नहीं है, सामाजिक नहीं, सगुण क्या है? इसीलिए ये न्यायपूर्ण समाज बनाने की प्रक्रिया में, और जहां तक धारा 356 का बात हो रहा था, डेमोक्रेसी खतरे में, प्रयोग नहीं हुआ। वाजपेयी जी ने प्रयोग किया था धारा 356 का, इसी बिहार में सरकार को उल्टा दे। तो समझने की अपनी अपनी, मैं दूसरे ढंग से समझता हूँ। आज लगातार चुनाव समय से हो रहे, कोरोना में भी चुनाव हुए, विमर्श बदल रहा है, इसलिए चीजें अलग अलग ढंग से। लेकिन सवाल तो वंचित समाज से ही उठ रहा है। संविधान का खतरा, आरक्षण का खतरा, ईडब्ल्यूएस को आपने लाया, अच्छी बात है, गरीबों को लाना चाहिए, लेकिन गरीबी से आपने जिस तरह से SC ST OBC को बाहर कर दिया, ये प्रसंग या जिस तरह का एक जहर फैलाया जा रहा है। लेकिन सर, एक बात जो ये कह रहे हैं वो तो सही बात कर रहे हैं, और वो ये है, इसको कैसे देखा जाए? ये प्रसंग नहीं कि कुलीन तंत्र का, ये एग्जाम्पल के तौर पे तमाम दलित नेता उधर ही है, आपने जोड़ने की कोशिश नहीं की। सुन लीजिए, भारत की जब लड़ाई हुई, न्याय की लड़ाई थी, और वह के काव्य है, लेकिन कहा था कृष्ण ने कि वह सत्य की लड़ाई, धर्म की लड़ाई। यतो धर्मो ततो जय, जहां धर्म होगा वहां जय जीत होगी। धर्म का मतलब विचार, विचार की जीत होनी चाहिए, सदविचार, वही धर्म। उस समय सारे लोग, सारे महारथी पांडवों के खिलाफ थे। पांडवों पर दोष केवल क्या था कि वह बार बार कहा जाता था कि वो अपने बाप के बेटे नहीं, और लगा, कृष्ण को लगा कि अरे ये तो धर्म का मूल सवाल है, यानी धर्मी संकट में, सदविचार संकट में, वो उसकी तरफ आकर के खड़ा हो। और बस 2 आदमी वहां मजबूत थे, एक अर्जुन धनुष चला सकता था, तीर चला सकता था, और दूसरा गदा चला सकता था, बाकी तो गिनती के 3। और कृष्ण ने न लड़ने की शपथ ली। उधर एक से एक धनुर्धर, एक से एक मजबूत लोग, सारे भीष्म,
तामा कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और वगैरह कितने की जीत, लेकिन जीत विचारों की, भीड़ की जीत नहीं हो। बहुत पहले सर की 5वीं सदी में कवि थे रोमन पोएट होरेस, आप भीड़ के पीछे मत चलो, भविष्य को। मैं बार बार आज कहता हूँ कि मैं भविष्य को देखना चाहता हूँ। अकेले भी अगर आवाज उठानी होगी सत्य की, अकेले हाथ उठा करके सत्य के लिए खड़ा होना होगा। और किधर ज्यादा लोग हैं, पिछड़े लोग कहाँ ज्यादा हैं, और ऐसी बहुत सी बात करते मैं सुन रहा हूँ, उसमें कुछ सच्चाई होगी, लेकिन कुलीन लोग कौन होता है? नेहरू कुलीन परिवार में जन्म लिए, कुलीन तो थे नहीं। मतलब नेहरू का इतिहास जो जानते हैं वो, लेकिन नेहरू को पता है, वो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से आते थे, और किस तरह से जो 1857 के बाद उनकी स्थिति हुई थी वो शायद लोग नहीं जानते थे। वहां से उन्होंने एक वकील के रूप में आगरा से जब इलाहाबाद आए तो उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत की और एक अपना घर बनाया, एक जिंदगी अपनी विकसित की, जिसे हम से आगे कहते हैं। वैसे नेहरू उजलाल नेहरू ने की और थोड़ी सी समृद्धि भी उन्होंने बताई, और नेहरू जरूर पहले एक समृद्ध वातावरण में पढ़ने बाहर गए, लेकिन उन्होंने अपने को डी क्लास किया, इस पर जोर नहीं देते। और कोई चाय बेचने वाला हो, मैं किसी को व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूँ, उनको भी अच्छे तरीके से सबको रहने का अधिकार होना चाहिए। 15 वर्ष का स्टूडेंट जब होता है और हम वहां की रोटी वहां की, इसको हम कैसे देखें? या क्यों नहीं होता है कि हम साधारण तरीके से मैं रहता, अगर इरादा है कि मैं तो साधारण तरीके से उसको एक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में बदल दूंगा प्रधानमंत्री आवास को, मैं तो बड़ा मोदी जी का मैं प्रशंसक होगा। मोदी जी की प्रशंसा में भी मैंने लिखा, उनकी जीवनी मैंने पढ़ी है, और मोदी जी से बात की थी तब वो जब मुख्यमंत्री, और मैंने कहा कि मैं प्रणाम करना चाहता हूँ आपको, क्योंकि आपकी जीवनी पढ़ी थी, आपको से मुझे उम्मीद थी कि अगर भारत के प्रधानमंत्री हुए, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की जिसमें कह रहे थे कि क्या हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ेंगे या दोनों मिलकर गरीबी से लड़ेंगे, और अगर वह करते तो मैं भाजपा को कुछ नहीं जानता हूं, मैं मोदी जी का समर्थन करता। लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि वह एक दूसरा आ रहे हैं कि वह किसी को भी सुधारने का अधिकार है और किसी को बिगड़ने का चांस गुंजाइश होती। लालू जी आए थे भैंस चराते हुए, और आकर के आज वह जम गए, 6 महीना वो भी रहे, फिर भी नहीं, हम व्यक्तिगत नहीं किसी पर होना चाह रहे, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ये लोग कुलीन परिवार और ये सामान्य परिवार से उठ करके आने वाले, सामान्य परिवार से उठ करके आने वाले करते क्या है? आप वाल्मीकि तो आया था एक पुरोहित परिवार, जिसकी वाल्मीकि की जो चर्चा की, उसने काम क्या किया? उसे दफनाने की इजाजत नहीं दी चर्च ने। आप अपने विचारों से कैसे होते हैं? विचारों से क्या करते हैं? 2 सवाल है सर, एक आपके बाद में आते हैं, एक दूसरा सवाल लेके भाई, ये सवाल तो फिर भी बनता है, ये जो सगुन निर्गुण की बात कही, संविधान उतना भी निर्गुण नहीं है, एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट अपने फॉर्म में एक्ट करता है। लेकिन ये तो बात है कि भाई आज तो ये दौर है जब लोग चेहरा देख रहे हैं, प्रतिनिधित्व तो खोजते हैं, यही तो बढ़ा है राजनीति में, यही हुआ। और कभी रिप्लेस हुए, आपसे भी बात हो गई कि 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों को कांग्रेस ने एक साथ दिया तो गायब हो गया। तो वैसे में यदि राजभर हो, जीतनराम मांझी हो, रामदास अठवले हो, इवन ये हुआ कि बहन जी को इंडिया गठबंधन ने निमंत्रण तक नहीं भेजा था, अब बाद में उनको गिफ्ट पे डाल दिया गया कि आप कहीं नहीं है, भाजपा के साथ खड़े हो गए। तो ये तो हुआ। तो ये सवाल तो बनता है, और ऐसे में मोदी जी आपको एज लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये दूसरा सवाल ये है, क्या ये उनकी स्ट्रेटजी है जो हम लोग समझते हैं कि वो इसको सबटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इस धारा। मैं संतोष जी ने जो एक पीड़ा व्यक्त की, मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि मैं बिहार में आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। एक तरफ मैं नेहरू जी का बहुत आदर करता हूँ, गांधी जी का आदर करता हूँ, लेकिन समाज में, पूरे भारत के समाज में जो नई चेतना आई है, नई जागृति आई है, उसमें बिहार का एक बहुत बड़ा योगदान है। कर्पूरी ठाकुर से लेकर अभी नीतीश कुमार जी तक। नीतीश कुमार जी का राजनीतिक जो
वो अलग अलग है। बिल्कुल। लेकिन मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। वो मेरे अच्छे मित्र हैं, क्योंकि अटल जी की सरकार में वो मंत्री थे और उनके साथ मैंने बहुत निकट से काम किया है। तो मैं इन सब का आदर करता हूँ। और जो वंचित है, जो पीड़ित है, और उनमें जो एक नई जागृति आई है कि हमें भी समाज में समान स्थान मिलना चाहिए, न्याय का स्थान मिलना चाहिए, वो आर्थिक क्षेत्र में, समाज में, सांस्कृतिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में। तो इस जागृति को यदि हम नहीं पहचानेंगे तो हम पूरी तरह से मार्जिनलाइज हो जाएंगे। तो ये बिहार का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आज एक ऐसा हम इस पॉइंट पे आए हैं कि भारत के इतिहास में, आधुनिक इतिहास में जितने भी महान नेता हुए हैं, कुछ हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन सब का सम्मान होना चाहिए। अब नेहरू जी को लेकर आपके भी मन में कुछ मतभेद हो सकते हैं, तो इन मतभेदों के बावजूद इन विविधता में एक सूत्रता लाना और समाज में एक नई सृजन शक्ति तैयार करना, सभी वर्गों का उसमें वर्गों की हिस्सेदारी हो, भागीदारी हो, सबलीकरण हो, तो यह जो है ये हमारे सामने भविष्य का एक बहुत चैलेंज है। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में, आधुनिक इतिहास में यह काम किसी एक व्यक्ति ने बहुत कन्विक्शन के साथ यदि किसी ने किया होगा तो वो थे महात्मा गांधी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विभिन्न विचार के लोग थे। अंबेडकर जीवन पर्यंत गांधी जी के आलोचक थे, कांग्रेस के आलोचक थे, लेकिन फिर भी जब आजादी मिली तो पहली सरकार में नेहरू जी को अंबेडकर लॉ मिनिस्टर हो, ये सुझाव किसने दिया? एक मिनट, ये मैं पूरा बता हूं। ये गांधी जी के कहने पर हुआ। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसके सब डिस्कशन के साथ बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वक्त आया, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, लेकिन उसका चेयरमैन कौन हो? तो ये सुझाव अंबेडकर हो, किसी भारत का हो, किसी विदेशी को न लाया जाए, ये विचार किसका था? महात्मा गांधी जी का। और उस पहली सरकार में एक तरफ अंबेडकर है और दूसरी तरफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हिंदू महासभा के थे उस समय, उनको भी उस नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया गया। यानी उनकी जो दृष्टि थी, जो अब नया भारत बनाना है, गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ है, अब नया भारत बनाना है, तो इसमें सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो अब 70-75 साल के बाद इस हिस्सेदारी का अर्थ क्या है कि जो समाज में वंचित रहे हैं, ये जातियां और मुस्लिम समाज के भी, मैं पूरे मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां भी एक सलन वर्ग है, लेकिन जो पिछड़े हैं उनको भी स्थान मिलना चाहिए, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। तो टू दिस एक्सटेंट जो मोदी जी ने कहा, जो सवाल उठाया कि क्या मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के खिलाफ लड़ना चाहिए या गरीबी के खिलाफ लड़ना चाहिए, एक जो प्रधानमंत्री को शोभा देता है वह भाषा थी। लेकिन कठिन एक है, करनी एक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ड्युअलिटी जो जिसका जिक्र आपने पहले किया, ये ड्युअलिटी नहीं होना चाहिए। एक चीज जब इसमें ऐड करना चाहेंगे कि जितने भी नीतिगत निर्णय हुए सरकार के, उसमें कहीं पार्शियलिटी नहीं। जैसे आयुष्मान कार्ड है, या आप किसान को 6000 साल में मिलता है, क्या उसमें हिंदू मुसलमान है? मैं तो करनी से देखूंगा, ठीक है, मैं अच्छी बात है, लेकिन ये जी वाणी में भी होनी जी, वो दोनों में शाम होना चाहिए। करनी में एक मिनट,
करनी है। मैं एक मिनट में आप पॉलिसी तय कर, जितने सरकार के नीतिगत निर्णय, चाहे वो लखपतिया दीदी हो, घर बनाना हो, ज्वाला योजना हो, 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड गरीबों को मिलता है, मैं मानता हूँ बहुत क्रांतिकारी योजना है। किसान को 6,000 साल में मिलता है, ये भी मैं मानता हूँ बहुत बड़ी सहायता है। सिर्फ यूपी के किसान को 70,000 करोड़ रुपए मिले। तो इसको, इसके अलग अलग समाजशास्त्रीय अर्थशास्त्रीय व्याख्या है, बहुत अलग अलग तरह से। वो कहेंगे कि समाज में पैसा जा रहा है, उसका एम्पावरमेंट हो रहा है। आज बिहार में घूम के आ रहा हूँ, 100% गाँव बिजलीकृत बिहार। वो इसरो के सैटेलाइट के थ्रू, वो सारा इमेज के थ्रू ये बात कंफर्म है कि बिहार के 100% इलाका इलेक्ट्रीफाइड है। और आज उसके कारण जो इरिगेशन पे इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत 2,000 रुपए 1 एकड़ में लगता था, आज 200 रुपए हो, तो 1,800 रुपए उसके समृद्धि में जा रहा है, उसके जेब में जा रहा है। तो ये बिजली की जो योजना है, उसमें भारत सरकार का भी अभियान है। अभी वो कह रहे 1 करोड़ घर को मैं सूर्य घर योजना वो ला करके, तो बहुत इनोवेटिव आइडिया है कि आपका 0 बिल हम करें। इसमें तो हिंदू मुसलमान नहीं है। अब आप जहां तक सामाजिक न्याय के बड़े झंडा बरदार, अभी लालू जी करे सारे मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। दुनिया का कौन विचार, जिस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेके तमाम, कौन कहता है हिंदू सारे मुसलमान को आरक्षण मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? मंडल कमीशन में जारी, जो मुसलमान के अंदर जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा, उसी को आज बिहार में अभी सर्वे हुआ है कि मुस्लिम की जो अपर कास्ट मुस्लिम कितना ज्यादा आगे है समाज में, वो कहीं से भी हाशिए पर नहीं है, धन में, ज्ञान में, समाज की किसी भी क्षेत्र में। और आप क्या कर रहे हैं? तुष्टिकरण नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। अगर कोई आदमी इस देश का कहता है सारे मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, इससे बड़ा कोई अपराध हो ही नहीं सकता। आप मुसलमानों के अंदर जो छूट गए हैं, जो वंचित हैं, जो हाशिए पर है, जो लैंडलेस है, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, उसको आप करिए। आप उसमें जो बढ़े हुए लोग हैं, ये एक तरह का भूख है, वोट का जो भूख है, उसमें न्याय की भावना नहीं है, वोट की भूख है, तड़प। कैसे हम इस वोट जो बैंक बना लिए हैं, हम उसके सवालों का बैंक नहीं बना रहे हैं। आप उनके अंदर जो अन्याय हो रहा है उसका तो बैंक बनाइए आप, लेकिन आपको बेटी को जिताना है, बेटा को बनाना है, पत्नी को बनाना है। ये तमाम जो तरफ है, ये जो सामाजिक न्याय के जिनको क्रोधा कहते हैं, इस समय इनका चेहरा उतर चुका है। इस समय इन लोगों को क्या अभिशप्त है मिटने के लिए। मैं मानता हूं नई राजनीति का जन्म, जब ये तमाम टापू ढह जाएंगे, यही टापू अवरोध पैदा कर रहा है नई राजनीति को जन्म देने में। सर एक सवाल आपसे लेके, लेकिन 2-3 चीजें इसमें मुझे लगती हैं। एक तो जब भारत में संतोष जी किसी हिंदू को नहीं मिल रहा है आरक्षण, तो किसी मुसलमान को कैसे मिलेगा? किसने प्रस्ताव कर दिया? सच्चर कमेटी ने फ्लैट मुसलमानों के तमाम रिकमेंडेशन में से एक रिकमेंडेशन मुसलमानों के लिए था, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं था। वो बेसिकली उनकी गरीबी, आपका क्राइटेरिया क्या है? 340 कहता है कि आप गणना करिए सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस। तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस यदि देखा जाएगा तो हिंदुओं में भी देखा गया, मुसलमानों में भी देखा जाएगा। सच्चर कमेटी ने कहा कि तमाम मुसलमान कम्युनिटी जो है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। रंगनाथ कमेटी ने कहा कि पसमानदा समूह उसके लिए है, तो रंगनाथ ने पसमानदा समूह को कहा। तो यहाँ किसी को धर्म पे तो नहीं मिलता। एक बात जो मुसलमानों के सच्चर कमेटी और रंगनाथ आयोग की बात होती है, जो मंडल आयोग है, उस मंडल आयोग में ही जो पिछड़ा वर्ग है, ये एक तो बार बार बात होती है, हम लोग करते हैं वह जातियों को क्लास में बदला गया। वह अभी वह ओबीसी है, सी और कास्ट नहीं है, क्लास है, और वर्ग में रूपांतरित किया गया। दूसरा, उसमें मुसलमान भी है जो माना गया है, उसमें जो मंडल आयोग की जो अपनी समझदारी थी, उनका अपना 54% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसमें 46% हिंदू थे और 8% मुसलमान थे, और जो 27% जो दिया हुआ, जो दिया गया, तो उसका क्योंकि आधा 50% ही दिया गया था, तो उसमें मुस्लिम पिछड़ी जातियां हैं। पसमानदा, मुसलमानों को पसमानदा मैं तो कहा कि तुलसीदास उसके अनुसार है,
और यही है तो पेशेवर में है। बिल्कुल। हमारे यहाँ रामविलास शर्मा एक बड़े लेखक थे हिंदी के, जी। और वह बार बार होता था कि वो तो ब्राह्मणवाद के लेखक थे, उनको खुद उनसे मैंने कहा था कि आपको, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, तो अब मैंने देखा होगा कि आप पिछले समय में जो राजीव गोस्वामी जो जिसने आग लगा दी थी, तो बाद में पता चला कि वो भी तो वह यह एक अलग बात है। मैं कह रहा हूँ कि मैं इस मत का उत्तराखंड में ऐसा ही, मैं उत्तराखंड के तमाम ब्राह्मण कुछ इलाकों में ऐसा मैं है। इस मत का हूँ कि जो 27% रिजर्वेशन है, अगर वो बढ़ता भी है तो हम उसके पक्ष में है। बढ़ी गया बिहार में, हाँ, बढ़ गया तो उसमें उस अनुपात में जो मुसलमानों का जो अगर बाइफरकेट किया जाता है, जैसे अति पिछड़ों का किया गया है, तो मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन वह उन मुसलमानों को दिया ही नहीं जा सकता, नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जाना चाहिए। और लालू जी ये बात कर रहे देखो, हैं, न धर्म लालू जी ने दूसरे दिन इसको वापस किया, अभी यहाँ संतोष भाई राजनीति को भी नहीं मिलता, यहाँ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड को मिलता है। करने साहब अभी बिहार में बहुत जाति जनगणना हुई और यहाँ आरक्षण को बढ़ा के 65% किया गया, 10% ईडब्ल्यूएस, 75% आज बिहार में आरक्षण है। बहुत क्रांतिकारी और युगांतकारी परिघटना थी बिहार में, मैं समझता हूँ। मेरा जैसा आदमी मतलब लगता है सपना है कैसे बिहार में हो गया नीतीश जी के नेतृत्व में। अति पिछड़ा को 18% से 25 हो गया, पिछड़ा को 12 से 18 हो गया। इसमें सारी मुस्लिम जातियां भी समाज बिहार में मुस्लिम लगभग 18% है, जिसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा मिला के उसका 80% यही है। और ऑलरेडी उसमें वो रिजर्वेशन का तो हिस्सा, लेकिन एक्सक्लूडेड कौन है? अपर कास्ट मुस्लिम एक्सक्लूडेड है। अभी जो रिजर्वेशन एक्सटेंड हुआ है मोदी ने कहीं मुसलमानों को दिया, मुसलमानों को दिया। मैं समझता हूँ कि यहाँ उधर ही आने तो वो एक बात जो सबसे एक और बात इन्होंने करी कि इम्प्लीमेंटेशन, इसको बड़ा अच्छा काम है और भी काम होना चाहिए, समाजशास्त्रियों को करना चाहिए कि नीतीश कुमार कोई योजना लेकर के आते हैं तो क्या वो पर्टिकुलर इलाके में कायदे से इंप्लीमेंट होता है। मैंने 1-2 रिपोर्ट की है, तो इनका 3 एकड़ जमीन का जो मसला था वो कहीं पर जो है दलितों और मुसलमानों के बीच में झगड़ने का भी मसला बना। एक किताब है वाई आई एम नॉट अ हिंदू वुमन, वो आपके यहाँ महाराष्ट्र की लेखिका है वंदना सोलंकर, तो वो बाध्यता बताते हैं कि कैसे घेटवाइजेशन होता चला गया और मुसलमानों के इलाके को पर्टिकुलरली जब ये सरकारें आती हैं उस इलाके में ये जो योजनाएं होती है जिसकी ये बात कर रहे हैं वो नहीं पहुंचती। खैर हम जनाना चाहते थे मोदी जी के प्रश्न, वो आप दोनों से भी कर सकते हैं। वो ये कि मोदी जी के बारे में मुझे एक वामपंथी, बड़े वामपंथी लीडर देखा, ये वही हो सकते हैं जो एक चीज हो अब सबक साधने का हो कि आज तक जो तिरुवल्लुवर की बात कर रहे थे कि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री उनको वोट नहीं करता है, ये बार बार वोट करते। एक दूसरा इन्होंने कहा कि हम तिरुवल्लुवर के मंदिर बनाएंगे। तीसरा तमिल संगम और बनारस संगम, बनारस के बीच में काशी संगम का बड़ा लंबे दौर से वो काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसको कैसे देखें? उनके एक्सपेंशन का जो है उनके पास एक विचार दिख रहा है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पास वो विचार नहीं दिख रहा है। वो सत्ता का ऐसा लग रहा है कि अचानक सत्ता बदलनी है या कुछ लोगों को लग रहा है सत्ता पे काबिज होना है। इस इंप्रेशन को कैसे देखते हैं आप दोनों से? आप मुझे कहा लगा देखिए, और संगम साहित्य और संगम मूवमेंट को मैंने भी जाना है, उसका अपना एक इतिहास है। और ठीक है, उनके पास अगर कोई टीम है और उन्हें बताती है ये सब करना चाहिए तो मैं सम्मान करता हूँ उसका। देखिए, आपको अहंकार, बस हमारा आग्रह नहीं है कि मोदी जी के बारे में मैं बताऊँ, बातों की तारीफ की बोल रहे हैं जी। आज अगर ये बात बोल रहे हैं कि कोई एक सांस्कृतिक लिंक उत्तर और दक्षिण में बनाना चाहते हैं, पहले से दिखाओ। अगर वो नया बनाना चाहते हैं स्वागत योग्य बात है, इसमें कोई और यह आप नहीं कर सकते हैं कि तो और दूसरे लोगों के पास वह विजन नहीं है, सरकार में है और बोल रहे हैं, दूसरे लोग भी आएंगे वो अपना करेंगे। तो वह जो यहाँ किया था नेहरू के जमाने में जो लिंक तैयार हुआ था, वह भी उस पर भी ध्यान देना चाहिए। वो अलग से मांग करते हैं कि उस पर अलग से विचार, नेहरू ने खुद जो विचार किया है वह जो दक्षिण में जो देखिए, दक्षिण में 2 तरह का एक आंदोलन हुआ है। ब्राह्मणवाद का प्रसार हुआ,
वहां देखिए कि मंदिर बने और मंदिरों में वहां के जो पिछड़े वर्ग के लोग होते थे, गैर ब्राह्मण होते थे, वो गर्भगृह तक नहीं जा सकते थे। जैसे ये जो स्टालिन के दादा थे वो बाजा बजाते थे बाहर, वो जा नहीं सकते थे, लेकिन बाहर का काम चूंकि करना होता था पिछड़े वर्गों को, तो वो लोग फूल आना सफाई करना वो करना नहीं करते थे। वहां संस्कृत में पाठ होता था और यहाँ बाहर तमिल में भजन गाते थे। ये सब सारे चीजें हैं, सबसे मिलकर के भारत बना है। हम तो इस सब चीजों को देखते हैं और यह इस पर विचार, या मैं कह रहा हूँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने लिखा है और इन चीजों पर उनका ध्यान गया था कि कैसे वहां पर चले। और जिस तिरुवल्लुवर इनकी जो वसवन्ना की उन्होंने चर्चा की, तो भक्ति का वह समानता वहां से यहाँ भी आया था, और धर्म का प्रसार यहाँ से वहां भी गया था। तो ये सब चीजों को और देखिएगा कि अभी दो धाराएं जो भारत से बौद्ध धर्म जो घटा, तो उससे दो केंद्र बन गए। तिब्बत में जो महायानियों का केंद्र था, तांत्रिकों का, तांत्रिक बौद्ध वज्रयान और जो महायानी थे, और वह हिनयानियों का केंद्र श्रीलंका बन गया। तो ये सब सारे सांस्कृतिक विषयों को हमने नहीं, नेहरू ने भी समझा है, कांग्रेस भी इसको समझती रही है। और यह बात अगर आज कह रहे हैं मोदी जी, तो मैं तो अगर वहीं से भी अच्छी बात आ गई उसको सम्मान करने के लिए तैयार है। लेकिन वो कहे तो अगर मोदी जी कई राहुल गांधी की घोषणा में याद है 2012 में उन्होंने कहा मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ। 2012 में 22 में भी दिखाया 2012 में ये पूरा रिपोर्टिंग किसने कहा? राहुल गांधी ने कि मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ। एक आदमी अपने को कहाँ लीड कर रहा है? वो कहता है मैं इस देश का मेहतर हूँ, मैं इस देश का उसके अंदर एक भावना है, बहुत बड़ी भावना। इस देश का जो शासक वर्ग है, इस देश के शासक वर्ग से अपने आप को जोड़ रहा है, और नरेंद्र मोदी शासक वर्ग से नहीं है। ये एक सबाल्टर्न क्लास का आदमी, एक घांची है, तेली है, बोध घांची है, जिसको भारतीय परंपरा में आगे देखेंगे। हम लोग के गांव में आज भी मैं जाता हूँ अपने पंचायत में, तो एक तेली का घर है, तो एक कहावत है कि फल्ला जमींदार यादव भी था, निकलता था तो बोलता था उसको घर में घुस जाने के लिए। ये बचपन से फल्ला बाबू निकलते थे तो तेली का ऑर्डर होता था तुम घर में रहो। ये मतलब क्या समाज में उसकी स्थिति थी, सामाजिक व्यवस्था। मैं मानता हूं उसको, मैं ये नहीं कर रहा, मैं मानता हूं कि ये लोकतंत्र का ब्यूटी है। और जो पिछड़ा का उभार हुआ, लोहियावादी आंदोलन, अम्बेडकरवादी आंदोलन की जमीन का जो फैलाव हुआ, उस विमर्श पर नए देवता खड़ा करने पड़ेंगे। मुस्लिम देवता खड़े करेंगे, कोई आपको मिलेगा नहीं, मां सुनने वाला नहीं मिलेगा, मैं मानता हूं। और जैसे अभी बात हो रही थी कि वाजपेयी जी बहुत लिबरल थे, डेमोक्रेट थे, धारा 356 का उन्होंने प्रयोग किया बिहार में, संविधान समीक्षा आयोग बनाया। मैं बहुत चीज नहीं बताना चाहता, लेकिन इस देश में संक्षेप करूंगा। आप ये सब बातें करते हैं, देश का जो चीज इसमें सभी राष्ट्रीय आंदोलन चला और फिर राष्ट्र निर्माण का आंदोलन चला जो आजादी के बाद, इसकी चर्चा इन दोनों में थोड़ा सा हमको फर्क करना होगा। राष्ट्रीय आंदोलन में क्योंकि उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़ रहे थे, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, तो हमने अंतर्विरोधों पर थोड़ा सा विराम दिया, गांधी किया नहीं। लेकिन गांधी जी ने जो सबसे बड़ा काम किया है वह इस बात को समझते थे कि वर्ण व्यवस्था की मूल चीज जो है वह क्या है, काम से बचना, शारीरिक काम से बचना। और एक उदाहरण मैं बता दूं, गांधी जी का 1915 में वह जब पहली बार उन्होंने विजिट किया शांति निकेतन को, तो वहां अलग अलग जातियों के अलग अलग चूल्हे थे, रसोई थी। वहां से अपने तोलस्टॉय आश्रम से कुछ, मैं समझता हूं कि 38 या ऐसे ही उसके संख्या पूछ सकता हूं, लड़कों को यहाँ 3 महीना पहले भेज दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें शिकायत की कि आपके लड़के पढ़ाई में पीछे। गांधी जी ने कहा कि लेकिन कुछ चीजों में आगे भी होंगे, आपके यहाँ की सफाई वगैरह करने में हमारे लड़के आगे हो सकते हैं, जरा मुझे बताइए कि आपके लड़के आगे क्या। और जब देखा तो कहा कि आपको अलग अलग जातियों के चूल्हे हैं। उस समय गांधी वर्ण व्यवस्था पर एक तरह से मौन थे या उसके समर्थक थे वर्ण व्यवस्था, लेकिन वर्ण व्यवस्था के विरोधी उसके पहले भी थे।
टैगोर पे 1909 में इनका पूरा उपन्यास आया था। लेकिन वहां अलग अलग जातियों के चूल्हे थे, तो उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, तो कहा कि अलग जो गार्जियन है इन बच्चों के वो अपने बच्चों को हटा लेंगे, तो कहा कि हटा ले या आप स्कूल बंद कर दीजिए, लेकिन स्कूल में ही अलग अलग जातियों के चूल्हे आप जब जला रहे हैं, यह बात ठीक नहीं। लेकिन सर क्या व्यवहार नहीं सब सकता। तमिलनाडु में गांधी जी नहीं, गांधी जी नहीं, मेरे नहीं, गांधी और पेरियार का इस पर संघर्ष हुआ। हो सकता है गांधी जी का वो नहीं किया। हाँ जी जी। वह मैं कह रहा हूँ कि वहां गांधी ने एक बात कही, फिर आंदोलन चला, दोनों में वैचारिक एक मतभेद चला, गांधी और टैगोर ने वर्ल्ड व्यवस्था को लेकर के। लेकिन एक चीज जो मैं देखता हूँ गांधी के पूरे अध्ययन में, और जैसे यूए फिशर और दूसरे लोगों ने भी इसको पकड़ा है, पकड़ने की कोशिश की है, कि वह समझ रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में ऊंची जातियों के ही ज्यादा लोग हैं। वो काम नहीं करते थे, जेल से डरते थे। सब लोगों को सबसे जो उस समय निकृष्ट काम था जुलाहे करना, वो कांग्रेस चरखा हो, चाहे राजा जी हो या जवाहरलाल नेहरू हो, सबसे बड़ा भी चरखा वह किसका काम था? जुलाहे का काम नहीं। जो अभी पासमंदा मुसलमान जो पीछे मुसलमान होते हैं उनका काम था, या हिंदू में जो उनका जाति हो। गांधी ने मौन तरीके से, वह थोड़ा जिस किसी को बनाना होता है तो मौन तरीके से कुछ काम करता है, कि उनको लग रहा था कि अभी नारा पहले देंगे तो शायद हम इसमें संकट राजनीतिक तौर पर सर वो उन्होंने किया, महिलाओं को बाहर निकाला। आप देखिए अभी हमारे बिहार में उषा जी थी, तो उनके माँ ने ब्राह्मण परिवार से थी और उनकी माँ विडो थी, उनका विवाह करवाया गांधी ने। रामचंद्र गोरे का सब लोग नाम जानते हैं। रामचंद्र गोरे यहाँ आंध्र प्रदेश के बड़े शिक्षक और वहां के कई सामाजिक सुधार के नेता थे, जिन्होंने एक आश्रम बनाया था। और वह जो उन्हीं से जो बातचीत में उन्होंने गांधी ने कहा था सत्य ही ईश्वर है, कि वह ईश्वरवादी नहीं थे, नास्तिक थे, ब्राह्मण परिवार से थे। उन्होंने अपने परिवार के बच्चों की शादी गैर ब्राह्मणों में जानबूझ कर की, क्योंकि ये अंदर जाति भी बात ऐसे में क्रांति नहीं, लेकिन एक जगह क्रांति हो जाती है, स्थिरता को, जड़ता को तोड़ने के लिए जरूरी होता है। उन्होंने किया और गांधी ने उनका समर्थन किया। खुद फिरोज गांधी से जब इनका विवाह हो रहा था, जवाहरलाल नेहरू थोड़ा उस पर संकित थे, गांधी ने समर्थन किया। तो गांधी समझना एक ऐसे गार्जियन को समझना होता है। बिल्कुल, थोड़ा गोष्ठी का एक सीमा है हमारी, इसको भी कंक्लूड भी करते हैं अभी के दौर में। तो ये जरूर है कि हम लोग अंतर्विरोधों पे बात कर रहे हैं। राजनीति बेसिकली अंतर्विरोधों का ही समुच्चय होता है, हर दौर में होता है, और वहां से एक धारा निकलती है। गांधी जी के समय में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ के जो मतभेद थे, और कई धाराएं उस वक्त पेरियार वाली बात बीच में कट गई, और उधर चलेंगे तो फिर और बात बढ़ जाएगी। तो पेरियार थे या दूसरे लोग टकराव भी होते थे, और एक उसके भी अंत में बाबा साहब अम्बेडकर लोग कहते हैं वहां संविधान सभा में जब वो बोलते हैं, पहले दिन लोगों को लग रहा था पता नहीं अम्बेडकर क्या बोलने जा रहा है, थे मुस्लिम लीग के उससे जीत कर। तो उन्होंने कहा कि हम सब यहाँ इस संविधान सभा में जो बैठे लोग हैं वो अलग अलग इंटरेस्ट के लोग हैं, उनमें से एक मैं भी, लेकिन आज के बाद हम लोग जो है देश निर्माण के लिए एकजुट होकर के काम करने जा रहे हैं। तो कई बार राजनीति ऐसे होती है। आज का सवाल बातचीत करते हैं कि अभी लेकिन एक बड़ा कंसर्न है इन तमाम प्रसंगों के बावजूद, जो संतोष जी कह रहे हैं बहुत कुछ एग्री भी करते हैं। 70 सालों में संविधान का अपना ये असर के तौर पे भी है जो नरेंद्र मोदी या चाय वाला ये बना है। लेकिन सवाल है कि सर फैब्रिक को डिस्टर्ब करके आप जो बोल रहे हैं, वो जो ड्यूअलिटी का जो प्रसंग है वो डिस्टर्ब करके आप क्या हासिल करेंगे आप, और आप उसी के खिलाफ करते हैं तो आप अलग में। देखिए, ये संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, ये जो प्रचार चल रहा है, इसके दो बाजुएं हैं। नरेंद्र मोदी संविधान को आरक्षण खत्म करने के लिए बदलने वाले नेता नहीं है। इसलिए इंडिया गठबंधन का यह जो आरोप है कि नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, ये होने वाला नहीं है। कोई भी नेता, नरेंद्र मोदी हो या दूसरा कोई भी नेता हो, भारत में आरक्षण खत्म करने का साहस, दुस्साहस कर ही नहीं सकता है।
यदि करेगा वो पॉलिटिकल सुइसाइड होगा। अब 400 पार, अब की बार 400 पार, ये जो है इसमें जो डर है वो आरक्षण समाप्त करने के लिए संविधान बदलना ये नहीं है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए इतनी बड़ी एक मैंडेट चाहिए। ये हिडन एजेंडा है। ये तो हिंदुत्व के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते आए हैं और प्राइवेटली तो बिल्कुल कहते हैं कि इसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक मजबूत मैंडेट चाहिए। तो संविधान बदलना या आरक्षण बदलने के लिए नहीं है, ये दूसरा कोई एजेंडा है जो होने वाला नहीं है। लेकिन हमें, क्योंकि हम इस चर्चा के अंतिम चरण पे आए हैं, मैं एक नया विचार आपके सामने और दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। देखिए, भारत आजाद हुए अभी अमृत 70-80 साल। अब हम अमृत काल में हैं और 2047 या शताब्दी वर्ष, सेंटिनरी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। तो मणि जी जो कहते हैं भारत का भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए, इस पर हम सबकी दृष्टि होनी चाहिए। हाँ, जो अंबेडकर जी ने कहा कि मैं एक विशेष इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां आया था, लेकिन अब हम सबको भारत का विचार करना है। तो आज जब हम शताब्दी वर्ष की ओर देखते हैं तो भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए, तो इसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा काम हमारे सामने जो है। 1947 में भारत के इतिहास में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, वो है विभाजन, भारत का विभाजन, जो होना नहीं चाहिए। लेकिन अंग्रेजों के षड्यंत्र से और मुस्लिम लीग की सेपरेटिस्ट माइंड से ये हुआ, और हमारी आजादी का आंदोलन उस समय इतना मजबूत नहीं था इसे रोकने के लिए, हो गया। लेकिन जो हुआ है इसका लाभ ना तो पाकिस्तान को हुआ है, ना भारत के मुसलमानों को हुआ है, भारत के हिंदुओं को हुआ है, किसी को भी इसका लाभ नहीं हुआ। एज अ सिविलाइजेशन वी आर वन फैमिली। आप बांग्लादेश से लेकर या ब्रह्मदेश से लेकर अफगानिस्तान तक आप जाएंगे, सिंधु नदी तक, यह एक सिविलाइजेशन रहा है, श्रीलंका से लेकर। कहा भी इसको भारतीय उपमहाद्वीप जाता है, वो इसलिए इंडियन ओशन, हमें अखंड भारत तो नहीं होगा, अखंड भारत होने वाला नहीं है इंडियन पैसिफिक। लेकिन क्यों ना हम एक महासंघ बनाए। जो लोहिया जी ने कहा, लोहिया के द्वारा भारत पाक जो एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और लोहिया जी ने मिलकर 1965 में उन्होंने एक जॉइंट डिक्लेरेशन निकाला था। उसमें कॉन्फेडरेशन की बात थी, यानी महासंघ। यदि 2 महायुद्धों के बाद, पिछले शताब्दी में 2 महायुद्ध, भयानक महायुद्धों के बाद यूरोप एक महासंघ हो सकता है, यूरोपियन यूनियन बन सकता है। जर्मनी का पोर्चुगल से पोलैंड तक आप बिना वीसा जा सकते हैं, वहां यूरोपियन यूनियन है, कॉमन करेंसी है, एक पार्लियामेंट है। तो क्यों ना हम अगले 25 साल में एक ऐसा लक्ष्य रखें कि हम फिर एक बार पाकिस्तान ही रहे, बांग्लादेश ही रहे, अफगानिस्तान ही रहे, लेकिन हम सब एक महासंघ, एक परिवार, दक्षिण एशिया परिवार, साउथ एशियन फैमिली बने। एक कायदे से तो अमृत महोत्सव का यही रखना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ अलग महोत्सव बना एक कॉमन पार्लियामेंट बने, बिल्कुल। कॉमन करेंसी हो सकता है, और ट्रेड में जो बाधाएं हैं वो सब हट जाए। तो इससे क्या होगा, देखिए, कॉमन सेना हो सकती है सर, कॉमन सेना भी ना भी हो। दक्षिण एशिया पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इट्स द मोस्ट पॉपुलस रीजन इन द एंटायर वर्ल्ड with a collective population of 1.8 बिलियन पीपल। जो चाइना से भी, आज तो हम भारत ही चाइना से आगे चला गया है।
लेकिन हम ये दक्षिण एशिया को देखेंगे 1.8 बिलियन पीपल, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी यहीं पे है, सबसे लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन इन द वर्ल्ड यहीं पे है। तो मैं एक भविष्य का भारत क्या होना चाहिए, एक सामाजिक न्याय हो, जो बात आपने उठाई है संतोष जी, कि यहाँ के जो वंचित वर्ग हैं, जातियां हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, यह शोषण समाप्त हो, अन्याय समाप्त हो। इस अन्याय रहते हुए हम कोई भविष्य का भारत, सुंदर भारत, श्रेष्ठ भारत यह हो ही नहीं सकता है, पहली बात। दूसरी बात, भारत में हिंदू और मुस्लिम भाईचारा जो टूटा हुआ है, इसको फिर से हम पुनर्स्थापित करें। बिल्कुल, ये हमारे सामने तीसरा नए विमर्श को भी सर जन्म देना चाहिए। एक मिनट, मैं इसको इस विचार को मैं पूरा करता हूँ। तीसरी जो बात है, जैसे मैंने कहा कि इस पूरे दक्षिण एशिया को अ जोन ऑफ पीस, कोऑपरेशन, प्रॉस्पेरिटी, कॉमन प्रॉस्पेरिटी बनाना है। इसके साथ में दूसरा एक बात जोड़ूंगा, जैसे हम भारत और पाकिस्तान और दक्षिण एशिया के बीच एक नया संबंध चाहते हैं, उसी तरह भारत और चीन के बीच, क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से, जब अटल जी थे उस समय से भारत पाकिस्तान के बीच मित्रता के बारे में मैं काम कर रहा हूँ, भारत चीन के बीच मित्रता के बारे में मैं काम कर रहा हूँ। पिछले साल 2023 में मैं 6 बार चाइना गया एक साल में, और मेरा मकसद यही है, ये जो दो महान देश हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, बोथ आर ग्रेट सिविलाइजेशन, इनके बीच कुछ विवाद आया है बॉर्डर को लेकर। इसका जो हल है, ये युद्ध नहीं हो सकता है। युद्ध होगा तो उनका भी विध्वंस होगा, हमारा भी विध्वंस होगा। इसलिए इसको एक न्यायपूर्ण तरीके से, बट विद कॉम्प्रोमाइज, इसको हल करें, ताकि हम भविष्य का भारत ही नहीं, हमें भविष्य का एशिया कैसे होना चाहिए, भविष्य का विश्व कैसे होना चाहिए, इस पर हम सब लोग मिलकर काम करें। यह अमृत काल का लक्ष्य होना चाहिए। मैं एक, जैसे हिंदू मुसलमान की बात होती है, मैं ये पूरी निर्विवाद है, हिंदू एक संस्कृति है, पूरे एशिया को अनुप्राणित बुद्ध करते हैं। मैं मानता हूँ कि बुद्ध के विचार को हमको लेके जाना चाहिए। भारत में सिर्फ हिंदू कहने से एक संस्कृति के रूप में समझ है, उसकी गहरी हम एक संस्कृति के रूप में, धर्म के रूप में दुनिया में जो बुद्ध का प्रभाव है, चाहे जापान हो, कंबोडिया हो, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, ये भारत में हम एक देख रहे हैं। भारत में हिंदू की बहुत चर्चा होती है। अगर आप भारत पाक महासंघ बनाना चाहते हैं, दक्षिण एशिया को समाहित करना चाहते हैं, तो बुद्ध ही ऐसा है जिनका फुटप्रिंट्स आपको सारे जगह मिलेंगे, और इसी धरती का धर्म है बुद्ध धर्म। और मैं मानता हूं कि इस बुद्ध को एक सेंट्रल एक मान करके इस प्रयास को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें बहुत बड़ा बात, धर्म को छेड़ना भी नहीं। रखना चाहूंगा इस समय में। और वह बुद्ध यहाँ से जाएंगे और कहीं से लाउट से आएंगे, सबको हम एक दूसरे से सीखेंगे। हम बिल्कुल सिखाने नहीं, सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी, डायलॉग बना के। और वह ठीक कहा कि आज जो मैत्री का, और धर्म में जो सबसे बड़ी जो चीज है, करुणा और मैत्री का भाव, तो वह मैत्री का भाव हम पहले पड़ोस में ले जाएंगे और फिर पूरी दुनिया में ले जाएंगे। तरीका तो यही है कि हम पहले पड़ोस में ले जाए और फिर पूरी दुनिया में हो जाएगा। और यह भारत का एक सांस्कृतिक यह होगा, जो हमारे ऋषियों ने जो जगत गुरु की जो कल्पना की थी, तो भारत का जगत गुरु होना इसी रूप में होगा कि हम पूरी दुनिया को एक मैत्री और पूरी दुनिया में चर्चित होंगे। यह बड़ी बात है, हम हावी नहीं होना चाहते हैं, पूरी दुनिया में हम चर्चित होना चाहते हैं। हम सबसे सीखेंगे, जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अपनी सारी खिड़कियां खुली रखें, सबसे सीखें। और मैं गांधी साहब का बहुत ही आभार करूंगा, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और मैं फिर अभिनंदन भी करना चाहता हूँ कि हमें इन्होंने, और ऐसे वीडियोस को, ऐसी बातचीत को देखना समझना चाहिए। ये एक स्वप्न है, और ये स्वप्न 2 पीढ़ी मिलकर देख रही है। हम सबका सोशल लोकेशन भी अलग अलग है,
अलग अलग सोशल लोकेशन से भी देखने की जरूरत है। इस फैब्रिक को, इस स्वप्न को डिस्टर्ब करने वाली किसी भी सत्ता के खिलाफ हमें जरूर सोचना चाहिए। अभी तो सर एक ऐसा दौर आ गया है कि आप कोई विमर्श की बात कर ही नहीं सकते। बेचारा मणिशंकर अय्यर कब की किताब में कब की क्या बात हुई है, उस बात को ला करके आप हमारा प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति यदि ऐसा कर पाए। दूसरी बात कि आरक्षण को लेकर के सोशल लोकेशन खुद भी नरेंद्र मोदी जी का है ओबीसी, लेकिन सवाल बनता है कि क्या वो दो दुनियादी बना रहे हैं। जिस ओबीसी और दलित समुदाय को 5 किलो चावल के जरिए रीच करना चाहते या उनका वोट लेना चाहते, सवाल ये है कितने वाइस चांसलर्स आपने बनाए, लेटरल एंट्री के जरिए कितने आईएएस बनाए, आप किन लोगों के लिए आए। ये इसीलिए गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में, और उस प्रसंग में भी सर लिमे साहब वाली किताब पढ़ रहे हैं, उसमें पटेल साहब की बड़ी इच्छा है कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में जाए, क्योंकि पटेल लिमे कह रहे हैं कि पटेल 46 के बाद उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बिल्कुल ये थे प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर ने उनको पत्र लिखा, बिल्कुल आप इनको बॉम्बे से लेकर आइए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लेकर आइए। क्योंकि पटेल सोच रहे थे कि अब हम शासन में जा रहे हैं। अम्बेडकर आए थे पटेल के ही सहारे वाले, तो बड़ा अच्छा फीलिंग पटेल क्या ऐसी बात तो कम लोग जानते हैं। बौद्धिक रूप से मुझे लगता है बाबा साहब का स्पर्धा था नेहरू के साथ, और थोड़ा सा बनता था इनके साथ, पटेल के साथ एक उस लेवल पे जो सोशल स्पेस होगा उस लेवल पे, उस दिशा में नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मोदी जी कर क्या रहे हैं, ये सवाल है। सवाल ये मोदी जी से ज्यादा बड़ा सवाल है कि सरकार को करना क्या है 100 साल में प्रवेश करने का। ये जो अमृत काल का सपना है वो बहुत ही वायवीय ठोस तरीके से सोचा जाए, तो हमें इसी दिशा में, इसी समाज के चाहिए। तो मैं से समय निकाल करके ऐसी बातों को यदि आप सुनेंगे, समझेंगे, तो आप रियल पॉलिटी को समझेंगे। 24 के बाद भी, 4 जून के बाद भी राजनीति चलती रहेगी। नमस्कार।